इसमें याद रखने पड़ेंगे तुम लोगों को, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा है, मतलब कंसेप्ट में ज़्यादा कुछ नहीं रखा हुआ है, बट बहुत सारे थियोरेटिकल पॉइंट्स एक्स्ट्रा याद रखने के पड़ेंगे, बहुत सारे एक्सेप्शनल पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। जैसे एक एक्सेप्शनल पॉइंट ऐसे ही हम मेंशन कर रहे हैं, H2O का बॉइलिंग पॉइंट वाला पार्ट H2S से ज़्यादा होता है। इन जनरल ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट वाला पार्ट ज़्यादा हो जाता है। एक एक मतलब बेसिकली ट्रिक बोल सकते हैं इसको, ट्रिक तो कुछ नहीं है, घटिया सा ही ट्रिक है बेसिकली। लेकिन अगर स्कूल के एग्जाम में कभी भी सवाल आता है कि बॉइलिंग पॉइंट का सवाल, मेल्टिंग पॉइंट का सवाल, स्टेबिलिटी का सवाल, अगर ये तीन सवाल आता है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या फिर स्टेबिलिटी, और उसका एक्सेप्शन पूछा है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा क्यों है, इसका बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा क्यों, इसका स्टेबिलिटी से ज़्यादा क्यों है, अगर कभी भी इस तरह का कुछ कंसिडरेशन पूछेगा और उसमें एक चीज बस देखना कि कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है, तो सीधा बिना कुछ सोचे समझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आंसर लिख देना। हम लोग का शॉर्टकट ऐसा मेंशन टाइप का कर सकते हैं। ऑल्दो ये कोई ट्रिक नहीं है, बट एक मतलब घटिया टाइप का एक तरीका है स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, फिर आंसर लिखने का। कुछ नहीं समझ आ रहा, बस ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, बस ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, खत्म। बॉइलिंग पॉइंट का जहां भी एक्सेप्शंस है, सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। जहां कहीं भी बॉइलिंग पॉइंट का एक्सेप्शन है, सब कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। तो बस उस चीज को मेंशन करते हुए काम करना है, ज्यादा इसके अलावा कुछ और मेंशन नहीं करना होता है। तो पॉइंट क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, एक बार डिस्कशन करना शुरू करते हैं। पहले हम लोग इसमें डाइपोल मोमेंट वाले पार्ट को थोड़ा सा इंक्लूड करेंगे, जो तुम लोग को याद होना चाहिए। ए और बी के बीच में, मतलब ए और बी के बीच में मान लो एक बॉन्ड बना हुआ है, और ऐसा मालूम है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ऐसा मान के चल रहे हैं। तो ए वाला पार्ट अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब ए वाला पार्ट अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो उसके वजह से हम लोगों के ए के ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज आएगा और बी के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज आएगा। ऐसा आराम से बोला जा सकता है। आ, तो इस केस में जैसे हम लोग जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अरेंज करना शुरू करते हैं, तो नॉन मेटल्स में हाइड्रोजन वाला पार्ट सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एक तरीके से नॉन मेटल कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे बी के जगह पे हाइड्रोजन हुआ, तो हाइड्रोजन सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, और अगर ये सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हुआ, तो उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट कर सकता है। तो हाइड्रोजन के काफ़ी लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कोई भी एटम उससे इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी अच्छा रख सकता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज नॉर्मल एटम से ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा, फिर ज़्यादा अकर होगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। और हम लोग के साथ एक और कंडीशनल पार्ट भी है। ये जैसे हम लोग को कुछ करना नहीं होता है, मान लो कि ए और बी एटम था, और इसमें यहाँ पे डेल्टा माइनस चार्ज था, यहाँ डेल्टा प्लस। तो जैसे बचपन से सुनते आ रहे हैं कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो अगर मान लो एक सपोज हम एक कंडीशन पुट आउट कर रहे हैं यहाँ पे, कि अगर एक और ए बी एटम होता, तो ए वाला पार्ट का डेल्टा माइनस और बी वाले पार्ट का डेल्टा प्लस, यहाँ के प्लस और माइनस चार्ज के बीच में इंट्रैक्शन हो सकता है आराम से। तो एक डाइपोल वाला पार्ट दूसरे डाइपोल वाले पार्ट के साथ इंट्रैक्शन कर सकता है, क्योंकि उनमें चार्जेस एग्जिस्ट करता है। एक डाइपोल जब दूसरे डाइपोल के साथ इंट्रैक्शन करता है, तो इसी चीज़ को हम लोग डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन भी बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा कुछ और भी छोटे छोटे इंट्रैक्शंस वाले पार्ट हैं जो हम लोग को पढ़ने होते हैं। एक्चुअल में वो इंट्रैक्शन ज़्यादा नहीं पढ़ना, उनके एप्लीकेशन ज़्यादा पढ़ने हैं। अपने को एनसीईआरटी में दे रखा है, तुम लोग को रीड करने के लिए होमवर्क भी मेंशन करेंगे हम लोग। तो उस केस में एक ये पार्ट है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, इस एक चीज़ का अपने को ध्यान रखना होता है। एक डाइपोल जब दूसरे डाइपोल के साथ इंट्रैक्शन करेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसिडर करते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कुछ इस टाइप का ही इंट्रैक्शन होता है। कोई भी एक एटम एक्स है अगर, और उससे हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो x इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ही होगा, और x के ऊपर एक छोटा सा कंडीशन हम लोग पुट आउट करते हैं, फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होना चाहिए इन जनरल। ऐसा कोई रूल नहीं है कि यही होना चाहिए, मतलब और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, बट अगर इन जनरल हम लोग बात करें नॉर्मली 90% केसेस में, तो x वाला पार्ट फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से कोई एक होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन तीनों में से किसी एक एलिमेंट से अटैच्ड है, तो एक चीज मालूम होगा तुम लोगों को कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन का नंबर आता है, फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होता है। ये हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ा करते हैं। तो नॉर्मली होगा क्या इससे, जब फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है,
तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, जिसके वजह से एक्स के ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज और हाइड्रोजन वाले पार्ट के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज आराम से कंसिडर किया जा सकता है। मतलब हम लोगों के इस पूरे के पूरे बॉन्ड में डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा माइनस चार्ज आराम से इंड्यूस होगा, ऐसा हम लोग मेंशन कर सकते हैं। और इससे होगा क्या कि क्योंकि तीनों एलिमेंट बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डेल्टा प्लस नॉर्मल एलिमेंट से काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा। उसके वजह से ये जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, ये किसी भी दूसरे एटम, अब एटम एक्स हो या वाई हो उससे मतलब नहीं है, कोई भी दूसरा एटम वाई अगर एग्जिस्ट किया जिसके ऊपर लोन पेयर हो और निगेटिव चार्ज हो, तो बेसिकली यहाँ का प्लस चार्ज को अगर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, माइनस चार्ज मिल रहा है, तो अगर प्लस चार्ज को माइनस चार्ज मिल रहा है, इसका मतलब आराम से हम लोग यहाँ पे इंट्रैक्शन तो कैरी आउट कर ही सकते हैं। मतलब यहाँ वाले पार्ट में हम लोग इंट्रैक्शन आराम से कैरी आउट कर सकते हैं। तो इस केस में एक डाइपोल वाला पार्ट किसी भी दूसरे पार्ट के साथ इंटरेक्शन कर सकता है जब उसी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में हाइड्रोजन इन्वॉल्व है। तो इस चीज को हम लोग, इस इंटरेक्शन वाले पार्ट को अपने लैंग्वेज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला करते हैं। तो ये ध्यान रखने का है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से अगर एक एलिमेंट अटैच्ड है हाइड्रोजन, तो उस हाइड्रोजन के ऊपर बहुत ज़्यादा चार्ज इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से वो किसी भी एक ऐसे एटम के साथ जिसके ऊपर लोन पेयर नेगेटिव चार्ज है इंटरेक्ट कर सकता है। उस पार्टिकुलर इंटरेक्शन को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला करते हैं। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना। कोई प्रॉपर डिफिनेशन नहीं डाल सकते व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसा कोई प्रॉपर डिफिनेशन डाल पाना पॉसिबल नहीं है, बट इसको समझने का बस एक चीज है, जब भी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इन जनरल इन तीनों एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड होगा और उसके सामने अगर कोई भी एक ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जिसमें लोन पेयर नेगेटिव चार्ज होगा, तो उन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होगा, मतलब हाइड्रोजन और उस लोन पेयर वाले स्पीसीज के साथ या उस नेगेटिव चार्ज वाले स्पीसीज के साथ इंट्रैक्शन होगा। उस इंट्रैक्शन को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग आराम से बोल सकते हैं। तो एक पॉइंट नोट कर लो, ये डायग्राम नोट कर लो पहले तो। तो अगर किसी और स्पीशीज में लोन पेयर नहीं होगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। नहीं बना पाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर होना मस्ट कंडीशन है, तब उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। अदरवाइज उसको डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन या कुछ और इंट्रैक्शन टाइप का चीज बोलेंगे। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिग्निफिकेंटली वीकर इंट्रैक्शन से काफी स्ट्रांग होता है। नॉर्मली जैसे आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये चार बॉन्ड जो हैं, इन चार बॉन्ड्स का स्ट्रेंथ बहुत हाई होता है। फिर उसके बाद बहुत सारे वीक इंट्रैक्शन है, वॉन्डरवाल इंट्रैक्शन में लंदन फोर्सेस, डिस्पर्सन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन, इस तरह के बहुत सारे इंट्रैक्शन है, ये बहुत वीक। इन सब इंट्रैक्शन को हम लोग वॉन्डरवाल इंट्रैक्शन बोला करते हैं। बहुत सारे इंट्रैक्शन हैं गैसियस स्टेट का, एनसीईआरटी उठा के देखना, उसमें गैसियस स्टेट के एनसीईआरटी के जस्ट सेकंड पेज में दे रखा है ये सारे इंट्रैक्शंस। एक बार रीड करके देखना, मजा आएगा रीड करके। तो जो वंडरवॉल इंट्रैक्शंस है वो बहुत वीक हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनसे थोड़ा सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन है, इसलिए हम लोग इसको अलग से पढ़ रहे होते हैं। इसलिए क्योंकि सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शंस है तो बहुत जगह एक्सेप्शंस क्रिएट करा देता है। तो ये एक चीज ध्यान रखना, कंडीशन वाला पार्ट, की कंडीशन के बेसिस पे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिफाइन कर सकते हैं, फर्स्ट चीज। और उसके बाद फिर सेकंड पार्ट ये ध्यान रखना है कितने टाइप्स हो सकते हैं, टाइप्स में क्या क्या डिफरेंसेस होने चाहिए, पहला चीज। दूसरा, उसके अलावा हम लोग कुछ कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स कि इनके अलावा और क्या क्या पॉइंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ध्यान रखना है, और प्लस उसके अलावा इसका एप्लीकेशन, सबसे ज़्यादा सवाल एप्लीकेशन पे ही होगा। तो उन एप्लीकेशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये एक्सेप्शन आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये एक्सेप्शन आ गया, और एप्लीकेशंस वाले पार्ट पे हम लोग डिस्कशन करते चले जाएंगे। तो इस केस में पॉइंट मेंशन करना, सबसे पहला पार्ट, टाइप्स ऑफ एच बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ एच बॉन्डिंग, टाइप्स वाले पार्ट में हम लोग दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं, जिसमें एक को हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इंटर मॉलिक्यूलर का मतलब है दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कंसिडर कर रहे हैं, दो अलग मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। जैसे मान लो कि हम लोग अभी डिस्कशन क्या किए कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्स है जो कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो सकता है, ऐसा बोल के चल रहा है। तो जैसे मान लो यहाँ पे फ्लोरीन हुआ, तो यहाँ पे फ्लोरीन वाला पार्ट के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है। और अगर हम लोग कोई भी ऐसा एटम डाल दे जिसके ऊपर लोन पेयर है, तो जैसे मान लो H2O है, तो H2O में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है,
तो इस केस में यहाँ पे हम लोग का इंट्रैक्शन हो सकता है, हाइड्रोजन वाला पार्ट आराम से ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ इंट्रैक्शन करेगा। तो जब दो अलग अलग स्पीसीज का मतलब ये नहीं है कि एच एफ के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। दो मॉलिक्यूल होने चाहिए, दो H2O के मॉलिक्यूल हो, दो HF के मॉलिक्यूल हो, दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल हो, दो मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, तब इस चीज को हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल सकते हैं। डिफिनेशन नोट कर लेना जैसे इसके नीचे, if hydrogen bond is present between two different molecules, if hydrogen bond is present between two different molecules, टू डिफरेंट भी मत लिखो, टू मॉलिक्यूल्स लिख दो तो ज्यादा बेटर है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। अब टू डिफरेंट मॉलिक्यूल लिखने का मतलब हो जाए कि हम एग्जांपल से एसोसिएट करेंगे तो पता चला अलग ही मॉलिक्यूल चाहिए, अलग नहीं चाहिए, कोई दो मॉलिक्यूल होने चाहिए। एग्जांपल में और भी लिख देते हैं, यहाँ पे H2O वाला एग्जांपल, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो अगर इसके सामने हम लोग एक और H2O को रख देते हैं तो ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ हाइड्रोजन का इंट्रैक्शन हो सकता है। इस चीज को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला करेंगे। सर हाइड्रोजन बॉन्ड का कोई स्ट्रक्चर भी अलग होता है क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड का कोई स्ट्रक्चर भी उसका बाकी बॉन्ड से अलग होता है क्या? नहीं 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 नहीं, मतलब स्ट्रक्चर कुछ होता ही नहीं, इंटरेक्शन है। जैसे आयनिक बॉन्ड है तो दो चार्ज के बीच में कोई इंटरेक्शन का स्ट्रक्चर नहीं होता। लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था हम लोग, आयनिक बॉन्डिंग में नॉन डायरेक्शनल होता है। तो दो चार्ज के बीच में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, बस वो इंटरेक्शन है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। एक H2 मॉलिक्यूल मान लो ऐसा दे रखा है, एक H2 इधर दे रखा है, तो सामने सामने इंटरेक्शन, इधर होता तो इधर भी इंटरेक्शन। इनफैक्ट एक टाइम पे एक से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकता है, अभी पॉइंट में डिस्कशन करेंगे हम लोग। और इसके बाद दूसरा टाइप मेंशन करना, इंट्रामॉलिक्यूलर। ये वर्ड हम लोग सबसे पहली बार यूज कर रहे हैं केमिस्ट्री में, बट ये वर्ड बहुत बार रिपीट होगा। इंटर मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, इंट्रा मॉलिक्यूलर मतलब विद इन द मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल के विद इन अगर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराते हैं तब उस केस में फिर हम लोग इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्ड मेंशन कर सकते हैं। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि इंट्रा मॉलिक्यूलर केवल यहीं पे आएगा, बहुत जगह पे इंट्रा मॉलिक्यूलर वर्ड आएगा। विद इन द मॉलिक्यूल जब हुआ तो इंट्रा वर्ड लगा सकते हैं। पॉइंट मेंशन कर लो, H bond takes place within the molecule। मॉलिक्यूल के विद इन हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसिडर करते हैं, ये चीज ध्यान रखते हुए काम करना है। और एग्जांपल्स हम लोग क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं तो एग्जांपल वाले पार्ट में हम लोग ये एग्जांपल लेके चल सकते हैं। या फिर NO2 ले लेते हैं जो एनसीईआरटी में दे रखा है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। जब बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप होता है तो फिनॉल ग्रुप बोला करते हैं। NO2 ग्रुप अटैच्ड है ऑर्थो पोजीशन पे, तो इस चीज को हम लोग ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बोलेंगे। इस केस में जो NO2 का स्ट्रक्चर है अपने पास, वो N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे हम लोग आराम से एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर OH और साथ ही साथ NO2, ये दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। इस चीज को हम लोग इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आराम से बोल सकते हैं। नोट कर लो। जिसको भी जो भी डाउट होगा पूछते चले जाना। ऑल्दो इसमें डाउट होना चाहिए नहीं चाहिए, थोड़ा फैक्चुअल चीज है, ये फैक्ट होता है, ऐसा सीखना है अपने को, फिर उसके एप्लीकेशन को जानना है। जैसे ना हाइपर पाइथागोरस थ्योरम, तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, एक फैक्ट है कि ऐसा ऐसा करने पे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ऐड करने पे इसका स्क्वायर आता है, और उसका एप्लीकेशन हम लोग को यूज करना होता है। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, याद रखना पड़ेगा एक इंट्रैक्शन। एक छोटा सा पॉइंट मेंशन कर लेना और नोट लिख करके मेंशन कर लेना, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग gives more stability than
इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले पार्ट में ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलता है एज कम्पेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग की। एक छोटा सा पॉइंट है, अपने को ध्यान रखना है। इंट्रामॉलिक्यूलर थोड़ा स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन कंसिडर किया जाता है एज कम्पेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नोट में सेकंड पॉइंट मेंशन करना, सारे पॉइंट्स नोट में इंपॉर्टेंट ही होंगे जो अपने को कंसिडर करते हुए काम करना है। एक तो ये चीज ध्यान रखना है, मेंशन कर लो, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑल्दो ऐसा कोई एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ का पार्ट नहीं है जो हम लोग को याद ही रखना है। अगर मॉलिक्यूल्स चेंज करेंगे तो स्ट्रेंथ और भी चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन जनरल ये चीज ध्यान रखना, ऑल्दो इस पे सवाल पूछना चाहिए तो नहीं बहुत ज्यादा, बट एक चीज ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो पूरा कंसेप्ट है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक तो क्योंकि इंट्रैक्शन है बेसिकली, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कुछ नहीं है, केवल इंट्रैक्शन है, तो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। डेल्टा प्लस कितना ज़्यादा है, और दूसरा जो वाई है इसके ऊपर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, बेसिकली जो डेल्टा माइनस है नेगेटिव चार्ज का जो टेंडेंसी है वो कितना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा प्लस चार्ज या जितना ज़्यादा माइनस चार्ज, हम लोग का जो इंट्रैक्शन है उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन होगा। तो हाइड्रोजन के ऊपर जितना ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, हम लोग का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उतना ही स्ट्रांग होगा, पहला चीज़। तो कैसे हम लोग डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कराएंगे, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कैसे हो रहा था, तो जब एक्स इलेक्ट्रॉन खींच रहा था तब हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा था। मतलब एक्स वाला पार्ट जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखेगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखेगा हाइड्रोजन वाले पार्ट के ऊपर, जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है वो उतना ही ज़्यादा होता चला जाएगा। ये एक चीज़ अपने को ध्यान रखना है। तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उस केस में हम लोगों का जो स्ट्रेंथ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड उतना ही ज़्यादा रहेगा, ऐसा हम लोग मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं, पहला चीज़। दूसरा पार्ट जो अपने को कंसिडर करना है, वाई के ऊपर हम लोगों का जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी बढ़ेगा, अब वो डेल्टा माइनस हुआ या नॉर्मली नेगेटिव चार्ज हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लोन पेयर हुआ तो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर दोनों में जो भी बात करना है कर लो। एक और टर्म हम लोग मेंशन करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ, वाई के ऊपर बेसिक स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा, बट वो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, वो कंसेप्ट अभी तक हम लोगों ने सीखा ही नहीं यहाँ पे। तो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज जितना इजीली अवेलेबल होगा उस केस में स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ही ज़्यादा होगा। थोड़ा भारी टाइप का चीज़ है, समझ नहीं आया होगा, बट इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में आना शुरू होगा। जैसे एक तो मान लो एक पॉइंट हम लोग ऐसा मेंशन करते हैं, ये फैक्ट तो याद रखना है, एच एफ हाइड्रोजन बॉन्ड, या फिर यहीं पे लिख देते हैं साइड में, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एच और एच के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो हो ही नहीं सकता, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा बनाएगा, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सबसे ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, उसकी वजह से हम लोग का हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट निकल के आने वाला है। एक ये पार्ट। बट दूसरा पार्ट बहुत यूनिक है, ये ध्यान भी रखना होगा। जैसे एक हम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं केवल, मान लो H2O मॉलिक्यूल है, HOH, इसके साथ हम लोग नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन पुटअप करते हैं, फिर उसके अलावा HOH, उसके साथ हम लोग H2O का कॉम्बिनेशन पुट आउट करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ H2O लिख देते हैं ऐसा, फिर उसके बाद हम लोग का NH3 होगा तो NH2 के साथ H, उसके साथ हम लोग NH3 का कॉम्बिनेशन पुट आउट करते हैं, और NH2H के साथ हम लोग H2O का कॉम्बिनेशन पुट आउट करते हैं। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ है वो इस पूरे पार्ट में कॉम्बिनेशंस में हम लोग ऐसा लिख रहे हैं, H2O का हाइड्रोजन नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो एक ये कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा H2O का हाइड्रोजन वाला पार्ट हम लोग के H2O के लोन पेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये दूसरा पार्ट हो गया। फिर नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है NH3 में, उसमें हाइड्रोजन का लोन पेयर हम लोग के नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा, या फिर नाइट्रोजन से अटैच्ड हाइड्रोजन का लोन पेयर ऑक्सीजन से इंटरेक्ट कर रहा होगा। ये स्ट्रेंथ का ऑर्डर ध्यान रखना है। क्या किया यहाँ पे, इस एक चीज की बात करते हैं हम लोग। जैसे अपने पास एक्स के लिए दो पॉसिबिलिटी है,
नाइट्रोजन हो सकता है, फिर ऑक्सीजन हो सकता है। और मालूम है कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो अगर यहाँ पे एक्स वाले पोजीशन पे ऑक्सीजन होगा तो हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बनाएगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उतना ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, उतना स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच्ड होगा तो उसके वजह से डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, तो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा। इसलिए ऑक्सीजन मतलब H2 वाला पार्ट सबसे आगे रखा है हम लोगों ने ऑर्डर में, और नाइट्रोजन वाले पार्ट को पीछे रखा है। नाइट्रोजन से अटैच्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पीछे चला जाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का चीज़ है, बट सुनो इस चीज़ को, याद तो फैक्ट के जैसा रखना है। तो H2O का हाइड्रोजन और NH3 के हाइड्रोजन में H2O का हाइड्रोजन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, इसलिए उसको ऑर्डर में सबसे आगे रखा, पहला चीज़। उसके बाद ये देखना है कि किसके बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होते हैं। तो शायद बचपन में सुना होगा कि अमोनिया बेसिक नेचर का होता है एज कम्पेयर टू वाटर। तो अगर अमोनिया बेसिक नेचर का है तो ये स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो H2O के साथ NH3 का लोन पेयर और H2O के साथ H2O का लोन पेयर। हाँ, क्योंकि NH3 ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है तो इसलिए वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऑर्डर में ज़्यादा निकल के आएगा। इस एक इंट्रैक्शन के ऑर्डर को थोड़ा ध्यान रखना। सवाल सीधा यही पूछता है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताओ। एक ये फैक्ट पूछेगा HF हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा नीचे वाले ऑर्डर के ऊपर सवाल पूछेगा। तो इसलिए ये फैक्ट याद रखना पड़ेगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन में इस चीज़ को फ्रेम कर सकते हैं। नोट कर लो इस चीज़ को। इसको मतलब ज़्यादा समझने के सेंस में अभी कोशिश मत करना, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, इनको याद करने के सेंस में काम करना, तो ईजिली चीज़ें समझ में आएंगी। मतलब सर इसको याद ही कर लें? क्या है? मतलब इसको याद ही कर लें? इसको याद ही करना पड़ेगा, ऑर्डर को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ के थोड़ा याद कर सकते हैं, बट बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर नहीं मालूम अपने को तो याद करना मुश्किल है। बस एक फैक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, हाइड्रोजन जिस एलिमेंट से अटैच्ड है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नॉर्मली ज़्यादा होना चाहिए। बट ऐसा कोई रूल अभी भी नहीं है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो यहाँ पे हम लोग कंसिडरेशन में पुट आउट भी नहीं करते, बट जनरली हम लोग रिलेट करने के लिए ऐसा बोल सकते हैं। तो अभी के लिए जो ऑर्डर दे रहे हैं उसको याद ही रखना पड़ेगा। तीसरा एक फैक्ट अपने को ध्यान रखना है, इस फैक्ट के ऊपर भी सीधा सवाल पूछा जाता है। H2O कैन फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम एट वंस। एक टाइम पे एक H2O मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। कैसे कर सकता है उस चीज़ को मेंशन कर रहे हैं। जैसे H2O के अगर हम लोग शेप की बात करें, टोटल H2O मॉलिक्यूल वाले पार्ट के शेप की बात करें, तो बेंड शेप निकल के आता है। बेंड शेप वाले पार्ट का मतलब यहाँ पे 2 लोन पेयर होगा और 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच्ड है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन वाला पार्ट किसी दूसरे H2O के साथ आराम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, एक पॉसिबिलिटी। सिमिलर टाइप से जो दूसरा हाइड्रोजन वाला पार्ट है ये भी किसी दूसरे H2O के साथ हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो सिमिलर टाइप से ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर एक H2O का हाइड्रोजन है तो वो इस गिवन H2O के मॉलिक्यूल के साथ कि जो लोन पेयर उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, और सिमिलरली दूसरे H2O का जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों के एक H2O मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है और 2 हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, टोटल मिला के 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल, ये एक छोटा सा फैक्ट याद रखना है। ये सब सीधा फैक्ट के ऊपर सवाल पूछता है।
H2 कैन फॉर्म मैक्सिमम हाउ मच हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 4 याद रखना पड़ेगा फैक्ट, मतलब दिमाग लगा सकते हैं बट दिमाग लगाने का उस टाइम पे सेंस काम नहीं करता है। इसको नोट करने के बाद एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखना, इसका ज़्यादा कोई सेंस तो है नहीं, फिर भी याद रखना होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ HF मॉलिक्यूल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑलमोस्ट इस टाइप से डिनोट करते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले पार्ट को। HF लीनियर मॉलिक्यूल है क्योंकि 2 ही एटम है, बट उसका जो स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से जिगजैग टाइप का चल रहा होता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन याद रखना पड़ेगा अपने को कि ऐसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हम लोग HF मॉलिक्यूल को जिगजैग टाइप का रिप्रेजेंट कर रखे होते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, नोट कर लो इस रिप्रेजेंटेशन को। क्योंकि फ्लोरीन के जो लोन पेयर्स होंगे उन लोन पेयर्स के हिसाब से अपने को डिस्कशन करना होता है। तो H के बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जो लोन पेयर जिस डायरेक्शन में होगा वही लोन पेयर वाला पार्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएगा। तो इसीलिए इस तरह का शेप निकल के आता है। इसके बाद कुछ और पॉइंट तो नहीं, ठीक है, और कोई पॉइंट तो नहीं है। इसके बाद हेडिंग डाल देना कॉपी में, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस है। तुम लोगों को जैसे हम लिखवाएंगे कुछ कुछ बेसिक एप्लीकेशंस, वो तो ध्यान रखना ही रखना है, बट उसके बाद भी कुछ एप्लीकेशंस बच जाएंगे। ऐसे नहीं कि सारा का सारा एप्लीकेशन हमको भी ध्यान रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है तो देखते ही समझ में आ जाए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एप्लीकेशन है, बट वो हो सकता है कि हम लिखाते वक्त उन पॉइंट्स को ध्यान ना रख पाए। बट जो जनरल एप्लीकेशन है उनके ध्यान रखना। पहला एप्लीकेशन तो ये ध्यान रखना, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग the boiling point increases abruptly. The boiling point increases abruptly. एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है, on increasing the molar masses, on increasing the molar masses, boiling point increases. मोलर मास बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट वाला पार्ट इंक्रीज करता है, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट एब्रप्टली इंक्रीज कर जाता है। तो जैसे हम एक छोटा सा इसका एप्लीकेशन दे रहे हैं, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। जैसे मान लो कि HF मॉलिक्यूल दे रखा, HCl मॉलिक्यूल दे रखा, HBr मॉलिक्यूल दे रखा और HI मॉलिक्यूल दे रखा, और इसमें हम लोगों को एक्सपेक्टेड बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है। एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए? एक्सपेक्टेड मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं। तो मोलर मास बढ़ने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। सबसे ज्यादा मोलर मास HI का होगा, फिर HBr का होगा, फिर HCl और HF का। तो ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए था बॉइलिंग पॉइंट का। ऑलमोस्ट ऐसा ही है, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो एक्चुअल ऑर्डर है उसमें केवल HF वाला पार्ट हम लोगों का ऑर्डर चेंज कर देता है, और HF वाला पार्ट उठ करके सबसे आगे चला जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल इसी में हो पाता है। हम लोग का ऑर्डर ये निकल के आता है HCl ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HI ग्रेटर देन HF।
तो बाकी सब में ऑर्डर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। बट HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, तो ये सबसे हायर वैल्यू पे निकल के आता है। ये सबसे पहला ऑर्डर जो अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर H2O मॉलिक्यूल, H2S मॉलिक्यूल, सल्फर के नीचे फिर सेलेनियम का नंबर आता है तो H2Se मॉलिक्यूल, फिर उसके बाद हम लोग टेलेरियम का नंबर रखते हैं तो H2Te। तो यहाँ पे हम लोग अगर एक्सपेक्टेड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो फिर से एक्सपेक्टेड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये होना चाहिए। डाउन द ग्रुप जाएंगे, मास बढ़ेगा, मोलर मास बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बट हम लोगों का जो एक्चुअल ऑर्डर है वो वापस से एक्सेप्शनल ही ऑर्डर हम लोग मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे भी। जो एक्चुअल ऑर्डर है हम लोग का, H2O मॉलिक्यूल फिर से उठ के सबसे हाईयर वैल्यू पे चला जाता है तो H2S मॉलिक्यूल, और H2S मॉलिक्यूल इसलिए भी गैसियस फॉर्म में होता है। फिर उसके बाद H2Se, उससे हाईयर बॉइलिंग पॉइंट पे H2T, और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट पे H2O मॉलिक्यूल कंसिडर कर सकते हैं। ये दो ऑर्डर नोट करो पहले, फिर तीसरा ऑर्डर मेंशन करते हैं। इन एक्सेप्शंस को याद रखना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। साइड में लिखना है तो एक्सेप्शंस करके भी लिख लो, बट क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एप्लीकेशन में लिख रहे हैं तो उससे भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये फैक्ट भी याद रखना, मोलर मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, मतलब ये एक जनरल टाइप का फैक्ट है। इसको बॉइलिंग पॉइंट के वैल्यू से एसोसिएट करने के लिए याद रखना है, कहीं कहीं पे हो सकता है एप्लीकेशन में काम आए। नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस आता है, फॉस्फोरस के नीचे कौन सा एलिमेंट आता है, बताओ भाई कोई। पीरियोडिक टेबल तो याद होगा नहीं किसी को। तुम लोग का टेस्ट, आर्सेनिक। तुम लोग का ना वो लेना पड़ेगा, टेस्ट लेना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल का, अलग से बैठा करके ऑफलाइन में टेस्ट लेना पड़ेगा। आर्सेनिक वाले पार्ट के नीचे फिर एंटीमनी का हम लोग नंबर रखते हैं Sbs3, और सबसे लास्ट में हम लोग बिस्मुथ रखते हैं। तो वापस से सेम चीज, अगर एक्सपेक्टेड ऑर्डर की बात करें तो उस एक्सपेक्टेड ऑर्डर वाले पार्ट में हम लोग का वैल्यू ये होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट का, एक्सपेक्टेड बॉइलिंग पॉइंट। बट एक चीज अब ध्यान रखना है, ये और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे NH3 उठ करके सबसे आगे नहीं चला जाता है जैसे बाकी जगह पे हुआ था, यहाँ पे उठ के बिल्कुल बीच में चला जाता है। मतलब 5 में से 2 एलिमेंट पहले 2 एलिमेंट बाद में ऑर्डर एक्चुअली ये निकल के आता है। PH3 सबसे लोअर बॉइलिंग पॉइंट, फिर आर्सेनिक वाला पार्ट आता है, फिर उसके बाद NH3 का नंबर होता है, फिर उसके बाद SpS3, और सबसे लास्ट में हम लोग बिस्मथ मेंशन कर सकते हैं। ये हम लोग का एक्चुअल ऑर्डर निकल के आएगा। और क्योंकि ऐसा क्यों बॉल, होता है? क्या बोल रहे हो? ऐसा क्यों होता है? जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के स्ट्रेंथ के ऊपर सब कुछ डिपेंड कर रहा है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत बढ़ गया, बट अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो बढ़ेगा, बट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट मेंशन कर लिया है, तो हो सकता है सवाल बॉइलिंग पॉइंट का ना पूछे, सवाल में बॉइलिंग पॉइंट के जगह पे वोलेटाइल नेचर पूछ ले। सबसे ज़्यादा वोलेटाइल कौन सा है? तो वोलेटाइल का क्या मतलब सुन रखा है? कुछ जो भी आता है बताओ। खुशी, खुशी नहीं, छोड़ो, हिनांक्षा बताएगी। वोलेटाइल का क्या मतलब होता है? हाँ हिनांक्षा, यस सर। बताओ वोलेटाइल का क्या मतलब होता है? गूगल मत करने लगे रे तुम। सर नो सर। वोलेटाइल वर्ड सुना है कभी जिंदगी में? यस सर। क्या मतलब होता है? जो सर, मतलब स्टेबल रह सके। जो स्टेबल रख सकता है, रह सकता है, उसको वोलेटाइल बोलते हैं। अच्छा सर्वेश,
ये तो फोन रख के घूमने चला जाता है, ऐसा सुनने में आया है। किसको सर बताना जो था? बदलता है जो बदलता है, अच्छा, जो रंग जो बदलता है, नॉर्मल अचानक। टेम्परेचर पे भी जल्दी इवेपोरेट कर जाता है। जो बदल जाता है, जो ऐसे मौसम की तरह बदल जाता है, जो उसको वोलेटाइल बोलते हैं। है कि नहीं? जो जो वो जो राइटर्स होते हैं ना हिंदी सॉन्ग के, उनको हम रिकमेंडेशन भेज देंगे, अरे वोलेटाइल यूज क्या कर लिया करो ऐसे गाने में, बदल जाने। ऐसे कितने सारे गाने हैं ना, बदल जाते हैं लोग, वोलेटाइल है लोग, ऐसा बोल दिया करो। एमिली क्या बता रही थी, वोलेटाइल का मतलब? सर जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी बहुत जल्दी इवेपोरेट कर जाए। ऐसा नहीं है कि वोलेटाइल केवल उसको बोलते हैं, वोलेटाइल का मतलब जो जल्दी उड़ जाए, बस जल्दी इवेपोरेट कर जाए, उस चीज को वोलेटाइल बोलते हैं। जितना वोलेटाइल उतना लोअर टेम्परेचर पे उड़ जाएगा, इवेपोरेट कर जाएगा। तो हो सकता है सवाल बॉइलिंग पॉइंट का ना पूछे, सवाल में वोलेटिलिटी पूछ ले, सबसे ज्यादा वोलेटाइल कौन सा है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा लिख देते हैं हम, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा उस वो सबसे कम कम वाला। वोलेटाइल होगा। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है मतलब जैसे मान लेते हैं, ऐसा एजम्पशन, कोई ऐसा रूल नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है, और H2S का हमको वैल्यू पता भी नहीं है, बट हम 60 डिग्री सेल्सियस रख रहे हैं। तो 60 डिग्री पे जाते ही H2S इवोपरेट कर जाएगा, जबकि H2O को वोलेटाइल मतलब इवोपरेट करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ऑल्दो इवोपरेट ऐसा नहीं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे करेगा, बट इजीली इवोपरेट कर रहा होगा, बॉइलिंग पॉइंट से हम लोग वर्ड एसोसिएट कर रहे हैं। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो लोअर टेम्परेचर पे भी उड़ जाएगा, इवापोरेट कर जाएगा, मतलब वो ज्यादा वोलेटाइल है। तो केवल बॉइलिंग पॉइंट वर्ड एसोसिएट करें ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है सीधा वोलेटाइल नेचर पूछ ले। तो वोलेटिलिटी में कंपैरिजन मेरे हिसाब से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग का सेकेंड एप्लीकेशन शुरू होगा। सेकेंड एप्लीकेशन वाले पार्ट में, ये एप्लीकेशन तो याद रखना, मेरे हिसाब से तुम्हारे स्कूल के एग्जाम से पूछा भी गया होगा। KHF2 एग्जिस्ट, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं HF2 माइनस, कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है। KHF2 एग्जिस्ट बट KHCl2 ब्रैकेट में HCl2 माइनस डज नॉट एग्जिस्ट। KHF2 एग्जिस्ट करता है बट KHCl2 एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा क्यों? ऐसा हम लोग को मेंशन करते हुए काम करना है। तो इस केस में रीजन तो बस पता ही है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये तो ऑब्वियस ही बात है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं, बट कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा मेंशन कर रहे हैं, तो इस केस में इसी ध्यान रखना। जैसे HF2 माइनस है, अगर इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने का मतलब हो जाएगा HF मिलेगा और F माइनस मिलेगा। तो ये जो HF मॉलिक्यूल मिला, ये HF मॉलिक्यूल में हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा सकते हैं, जिसके वजह से F माइनस उस HF के साथ एसोसिएटेड रहेगा। K प्लस हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, K प्लस हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो HF मॉलिक्यूल F माइनस के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, जबकि HCl मॉलिक्यूल तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ही नहीं सकता। अगर यहाँ पे HCl होता तो HCl मॉलिक्यूल वाला पार्ट इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट नहीं कर सकता है। तो इसीलिए HCl के साथ Cl माइनस एसोसिएटेड फॉर्म में नहीं रहेगा, बट HF के साथ F माइनस एसोसिएटेड फॉर्म में रह सकता है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, नोट कर लो इस चीज को। संजना, आइसक्रीम खाइए कभी? यस सर। अच्छा, पक्का? यस कौन कौन सा आइसक्रीम खाती है, कौन सा आइसक्रीम अच्छा लगता है? सर, आइसक्रीम कोई भी हो बट सो फ्लेवर उसका बटर स्कॉच होना चाहिए। अच्छा, फ्लेवर बटर स्कॉच होना चाहिए। अरे कोई ऐसा बताना जिसका नाम, जैसे नॉर्मली दुकान पे भैया ये आइसक्रीम दे दो, ऐसा कभी बोलती होगी ना किसी दिन? कोई भी नाम बता आइसक्रीम का। चोकोबार। चोकोबार, हाँ यही नाम सुनना चाह रहे थे। चलो चोकोबार की बात करते हैं। तो चोकोबार में जैसे नॉर्मली क्या होता है कि एक डंडा होता है, प्लास्टिक, ये लकड़ी का, और उसके ऊपर आइसक्रीम का लेयर होता है, ऐसा ही होता है ना जी? यस सर। अच्छा, तो एक चीज बताओ, ऐसे डंडा जो है उसको ऐसा उल्टा कर दे आइसक्रीम को, मतलब ऐसा डंडा कर दे कुछ देर के लिए, तो जो आइसक्रीम वो नीचे गिर जाएगा क्या? पता नहीं सर, रिस्क लेके नहीं देखे, पैसा बर्बाद हो जाएगा।
नो सर, नहीं गिरता है, थोड़ा देर के लिए नहीं गिरता। थोड़ा देर के लिए नहीं गिरता, इनफैक्ट बहुत देर के लिए नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है? बताओ। तो बड़ा स्मूथ स्टिक होता है ना, क्यों नहीं गिरता है आइसक्रीम? क्या दिक्कत है? कोई रोकने वाला भी नहीं है। ग्रेविटेशन फोर्स तो फिजिक्स में यही पढ़े जा रहे हैं, mg 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 mg, जिंदगी में यही पढ़े जा रहे हैं। क्यों नहीं गिरता है आइसक्रीम? ये नीचे फिसल क्यों नहीं जाता है? बताओ भाई। सर फ्रीज रहता है इसीलिए। फ्रीज रहता है इसीलिए? लकड़ी थोड़ा सर ना उसका जो फ्रीज हो रहा है। पार्टिकल्स होता है वो मतलब टाइटली पैक्ड रहता है इस वजह से। टाइटली पैक्ड रहता है, अच्छा, तो इसीलिए। हम एक छोटा सा पॉइंट बताते हैं। ये वुडन लकड़ी की जगह अगर यहाँ प्लास्टिक डाल देना तो गिर जाएगा। बहुत सारे लोग देखे होंगे घर में फ्रिज होता है। फ्रिज में ना, जब शुरुआत में फ्रिज खरीदते हैं तो एक प्लास्टिक का डंडा ऐसे पूरा वो देता है, आइसक्रीम जमाने वाला एक वो देता है, सेटअप देता है सब में ऐसे, वो ऐसा होल टाइप का रहता है। और एक प्लास्टिक का उसमें स्टिक स्टिक दिया रहता है जिसको रीयूज कर सकते हैं। यस वो सर। जो प्लास्टिक का स्टिक होता है वो स्मूथ नहीं होता है। वो प्लास्टिक का स्टिक जो है उसका सरफेस एकदम बिल्कुल ऐसा स्मूथ नहीं होता, थोड़ा ऐसे यहाँ पे गड्ढा टाइप का बना, जैसे मान लो स्टिक का एक सरफेस है तो थोड़ा अंदर से ये गड्ढा टाइप का बना हुआ रहता है। और उसके अलावा यहाँ पे सर्कल सर्कल करके होल भी बना हुआ रहता है। अगर ढंग से देखना तो पता चलेगा। जो डंडा रहता है वो डंडा बिल्कुल स्मूथ नहीं होता, थोड़ा ऐसे एक लेयर, फिर नीचे थोड़ा गड्ढा टाइप का एक लेयर बना रहता है और उसमें बीच बीच में सर्कल्स भी होते हैं। वो इसीलिए बनाया जाता है, सर्कल्स इसलिए बनाया जाता है कि पानी इसके अंदर से गुजरे, फिर यहाँ पे जम जाए, तो सारे गड्ढे में, सारे होल्स में अगर पानी जम गया या बर्फ जम गया तो फिर बर्फ इधर उधर नहीं जा पाएगा। जो लकड़ी का स्टिक है, अगर उस तरीके से प्लास्टिक का स्टिक एकदम स्मूथ स्टिक हम लोग यूज कर लें तो फिर हम लोगों का आइसक्रीम नहीं रुक पाएगा। उसके पीछे रीजन ये होता है, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तुम लोग को मालूम होना चाहिए प्लांट में क्या होता है। ये वर्ड सुना है कभी? सेल्यूलोज। यस सर। लकड़ी में होता है। क्या होता है सेल्यूलोज? डेड सर सेल प्रोटीन होता है सर। क्या होता है सेल्यूलोज? सर प्रोटीन होता है एक फॉर्म का। सेल्यूलोज प्रोटीन होता है या अमीनो एसिड होता है? बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स होता है शायद से, प्रोटीन भी नहीं होता, ध्यान नहीं आ रहा। हमको तो जहाँ तक मालूम है कि बायोमोलिक्यूल्स होता है। खैर, तो सर अमीनो एसिड भी तो प्रोटीन हुआ ना, उसका शॉर्ट फॉर्म। अमीनो एसिड प्रोटीन होता है बट बायोमोलिक्यूल्स प्रोटीन नहीं है। हमको जहाँ तक पता है कि सेल्यूलोज शायद बायोमोलिक्यूल्स होता है। खैर, अगर मान लो अमीनो एसिड भी रहा, प्रोटीन ही रहा बेसिकली, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोटीन वाले पार्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड का यूनिट होता है। ऑल्दो सेल्यूलोज वाला पार्ट प्रोटीन नहीं होता जहां तक हमको पता है, हो सकता है हम गलत हो कि बायोमोलिक्यूल्स का चीज़ हमको ज़्यादा आइडिया नहीं है। बट हमको जहाँ तक पता है कि बायोमोलिक्यूल्स वाला पार्ट होता है, ये प्रोटीन नहीं होता। बट स्टिल अगर प्रोटीन भी होता होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर अमीनो एसिड है तो उसमें NH2 होना चाहिए और कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। अमीनो एसिड बोल रहे हैं तो अमाइन भी होना चाहिए और एसिड भी होना चाहिए। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट वाटर के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो इस केस में जो लकड़ी का सेल्यूलोज के अंदर का स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर वाला पार्ट आराम से जो आइसक्रीम का वाटर है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके उसको अपने साथ अटैच करके रखने की कोशिश करता है। इसीलिए वो चीज़ पिघल के नीचे नहीं गिर जाता है। इनफैक्ट हम लोग आइसक्रीम खाते भी रहते हैं तो उसके ऊपर लेयर पतला होता जाता है बट वो लेयर चिपका ही हुआ रहता है, वो उधर से हटता नहीं है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आइसक्रीम खाते हुए भी हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एप्लीकेशन कंसिडर कर सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन नोट कर लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले पार्ट का। द आइस sticks to the wooden stick in ice cream। मन करेगा होगा बहुत सारे लोग आइसक्रीम खाने का। इन आइसक्रीम ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हम लोग का आइस स्टिक करके रहता है उसमें, वुडन स्टिक में। एक और एप्लीकेशन बताते हैं जिसको सुन के मजा आएगा। कैरम बोर्ड तो सब लोग खेला ही होगा अपनी जिंदगी में। कोई ऐसा है जो नहीं खेला कैरम बोर्ड? बताओ भाई। आदित्य, कौशल, तुम तो खेला ही होगा। यस सर।
कैरम बोर्ड में एक पाउडर यूज करते हैं, अलग से खरीद कर लाते हैं हम लोग मार्केट से। नॉर्मल वो जो घर वाला पाउडर होता है उसको यूज नहीं करते हैं। क्या बोलते हैं उस पाउडर को? राज, मतलब ऋषि, यस सर। खेला है कैरम बोर्ड? हाँ सर खेले हैं। कौन सा पाउडर यूज करते हैं उसमें? सर एक बार ही खरीदे थे सर, वो भी कैरम बोर्ड के साथ ही दिया था, मुझे पता। तो पाउडर थोड़े ना खरीदा था, कैरम बोर्ड खरीदा था। ऐसा ना बोल कि सर सर कैरम कैरम बोर्ड बोर्ड के खरीद। साथ ही पाउडर दे दिया था सर, इसे वैसे पता नहीं, जब यूज करते थे सर करते थे। उतना ध्यान नहीं गया। तुम में से कोई भी है जो खरीदा है बोरिक एसिड, ये मतलब पाउडर खरीदा है? बोरिक एसिड बोलते हैं उस चीज को। यस सर। इससे रिलेटेड बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे बोरिक एसिड का जो पाउडर होता है ना, जो एक आता है ना जो डिसइंफेक्टेंट, जो अपने घाव वगैरह पे ऐसा छिल जाता है तो उस पे लगाने के लिए होता है पाउडर, वो बड़ा छोटा सा डब्बा होता है, देखा होगा तुम लोगों ने, एकदम छोटा सा डब्बा होता है। उतना ही बड़ा ऑलमोस्ट पाउडर मिलता है नॉर्मली, बोरिक एसिड वाला पार्ट। बट रवि सर को ये चीज़ नहीं पता था कि बोरिक एसिड्स मतलब कैरम, वो बहुत दिन कभी कैरम खेले ही नहीं थे, बोकारो आए थे तो खेलना शुरू किया था हम लोग कैरम जब रखे थे। तो हम लोग को बोले थे ना सर, लोगों को शायद ऐसे डिस्कशन हो रहा था कि अरे इसमें बोरिक एसिड लाना पड़ेगा। तो बोले हम लोग रवि सर को, सर ले आइएगा ना बोरिक एसिड। तो 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम इस टाइप से बोरिक एसिड होता है। रवि सर शायद से आधा किलो बोरिक एसिड के 2 किलो बोरिक एसिड उठा करके ले आए थे। तो बोरिक एसिड अभी तक पड़ा हुआ है हम लोग के पास, बोरिक एसिड ही नहीं खत्म हो रहा। तो बोरिक एसिड वाला पार्ट जो हम लोग कैरम खेलते हैं उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एप्लीकेशन है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है एक्चुअल में। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि बोरिक एसिड क्यों यूज करते हैं, क्या रीजन है, बाकी पाउडर्स में ऐसा क्या प्रॉब्लम है। तो बोरिक एसिड का फॉर्मूला शायद मालूम होगा, H3BO3 बोलते हैं इस चीज को। H3BO3 में बोरोन के ऊपर OH ग्रुप, दूसरा OH ग्रुप, तीसरा OH ग्रुप कंसिडर कर सकते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो हम लोगों का OH ग्रुप वाला पार्ट है, OH ग्रुप वाला पार्ट एक्चुअल में लेयर बाय लेयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रखा होता है ऐसा, मतलब लेयर्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो दो ऐसे लेयर्स वाले पार्ट एक दूसरे के सामने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लेयर्स बन रखे होते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, इंट्रैक्शन। तो जैसे हम लोग जब भी कभी हीटिंग करेंगे तो इंट्रैक्शन गायब हो जाता है। मतलब कोई भी चीज़ों को अगर हीट करो तो बॉन्ड ब्रेक होता है ना, कि चिपका हुआ कोई चीज़ है तो हम लोग हीट करते हैं तो चिपका हुआ छूट जाता है। जैसे कभी फेविक से अगर हाथ चिपक गया तो बोला जाता है कि वहाँ पे गर्म पानी डालो तो उसे छूटना शुरू हो जाता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इंट्रैक्शन घट जाता है। गैस स्टेट में भी सुना होगा, टेम्परेचर बढ़ने से ट्रैक्शन फोर्सेस डिक्रीज कर जाते हैं। तो हम लोग बोरिक एसिड के जो इंट्रैक्शंस हैं उसको डिक्रीज करा सकते हैं। अगर कैरम खेल रहे हैं तो कैरम में एक चीज देखना, हमेशा कैरम बोर्ड के ऊपर येलो लाइट यूज किया जाता है। जो स्टैंडर्ड कैरम का स्ट्रक्चर होता है, व्हाइट लाइट यूज नहीं किया जाता है। परेशानी क्या है, व्हाइट लाइट में ज़्यादा ज़्यादा बेटर तरीके से देख पाएंगे, बट येलो लाइट ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। और उसके हीट की वजह से जो भी बोरिक एसिड हम लोग यहाँ डालते हैं, वो बोरिक एसिड्स के जो लेयर्स हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होना शुरू करता है, तो लेयर स्लिप करना शुरू करता है। एक्चुअल में कैरम बोर्ड का जो स्ट्राइकर है वो बोर्ड पे नहीं रहता, बोर्ड और कैरम बोर्ड के बीच में पाउडर का लेयर होता है, और वो लेयर एक दूसरे पे स्लिप कर रहा होता है जिसकी वजह से जो बोर्ड है बहुत स्मूथ हो जाता है। उसके अलावा जब हम लोग स्ट्राइकर मारते हैं तो स्ट्राइकर भी मूव कर रहा होता है, तो उसकी वजह से भी हीट प्रोड्यूस कर रहा होता है। उस हीट के प्रोडक्शन के वजह से भी जो लेयर्स के बीच का हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वीक होता है, तो इसलिए स्लिपरीनेस ज़्यादा बढ़ते चला जाता है। तो जो बोरिक एसिड है उसके लेयर्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले पार्ट के एप्लीकेशंस को हम लोग अपने कैरम बोर्ड में आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो ऐसा एक छोटा सा पॉइंट बस मेंशन कर लो बोरिक एसिड वाले पार्ट में, मतलब 5th नंबर पॉइंट में, H bond exists between the layers of H3BO3 molecule, between the layers of H3BO3 molecule, and on heating the interaction weakens and hence
स्लिपरीनेस इंक्रीजेस, लेयर्स के बीच में जो इंट्रैक्शन वो घटता है तो स्लिपरीनेस इंक्रीज कर जाता है। एक ये एप्लीकेशन का थोड़ा ध्यान रखना जिसको हम लोग फिजिकल वर्ड से रिलेट करके चल रहे हैं। ऑल्दो एक चीज और ध्यान रखना 6 नंबर वाले पार्ट में जो हम लोग ऊपर मेंशन किए थे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसका बड़ा अच्छा सा एप्लीकेशन है और इसका 2 पार्ट में एक्चुअल में एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन स्टेबिलिटी से रिलेटेड होता है। स्टेबिलिटी वाले पार्ट में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, पहले तो पॉइंट लिख लो, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। जितना इंट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रैक्शन है और स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। और इसमें दोनों पॉइंट्स का थोड़ा ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल is more stable than para nitrophenol due to इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थोड़ा भारी भारी चीज बोल रहे हैं बट सुन लो एक बार, क्वेश्चंस में डायरेक्टली एप्लीकेशन होगा तो समझ में आ जाएगा। ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का मतलब हो गया कि हम लोगों का जो OH ग्रुप है उसके ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप होगा। तो अगर ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप हुआ तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। अगर पारा नाइट्रोफिनॉल हुआ तो पारा नाइट्रोफिनॉल वाले पार्ट का मतलब हो गया OH के पारा पोजीशन पे, मतलब बिल्कुल अपोजिट पोजीशन पे हम लोग का NO2 ग्रुप होगा। तो इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो सकता है नो डाउट, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट इंटरमॉलिक्यूलर होगा, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा। और इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम लोग का इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसलिए हम लोग के स्टेबिलिटी के ऑर्डर में हम लोग सबसे पहले इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हिसाब से ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को कंसिडर कर सकते हैं। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को O नाइट्रोफिनॉल भी लिख सकते हैं और नीचे वाले केस में पारा नाइट्रोफिनॉल। सर थोड़ा नीचे कीजिएगा, बस बस। और इसकी का एक और पार्ट मेंशन करेंगे तो हम लोग का एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। ऑल्दो एप्लीकेशन इतने में ख़त्म नहीं हुआ, एप्लीकेशंस और भी हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हम लोग विस्कोसिटी में, सरफेस टेंशन में, हर जगह एप्लीकेशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई एप्लीकेशन का लिमिट है। तुम्हारे बुकलेट में बहुत सारे एप्लीकेशंस दे रखे हैं। जो सब्जेक्टिव वाला बुकलेट था जिसमें थ्योरी दे रखा है उसको एक बार रीड करना है तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। तो एक बार वो एप्लीकेशंस को सॉल्व करेंगे तो तुमको आइडिया लगता जाएगा, अच्छा ये भी एक एप्लीकेशन हो सकता था क्या, ये भी एक हो सकता था क्या। तो जब बार बार क्वेश्चन रिपीट होंगे तो एप्लीकेशंस अपने आप याद होते चले जाएंगे। ऑर्थो एंड पारा नाइट्रोफिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट का भी ध्यान रखना है अपने को। पारा नाइट्रोफिनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये एक पॉइंट बड़ा अजीबोगरीब टाइप का है, ऊपर का जस्ट उल्टा, ऐसा क्यों है समझ में आ जाएगा आराम से। पारा नाइट्रोफिनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल।
और रीजन वही है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, सेम रीजन, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। होगा क्या उससे, जब ऊपर जो पॉइंट लिखा था कि मोलर मास अगर इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, तो जब दो मॉलिक्यूल एसोसिएट होंगे तो मोलर मास बढ़ेगा, इनफैक्ट ज़्यादा बढ़ सकता है, हो सकता है। तो जब मोलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट वाला पार्ट इंक्रीज करेगा। तो जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एसोसिएट करेंगे, दो मॉलिक्यूल्स एसोसिएट किए, तीन मॉलिक्यूल एसोसिएट किए, एसोसिएशन से मोलर मास बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। जबकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो दो मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन नहीं हुआ, मतलब मोलर मास वाला पार्ट कांस्टेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पे मास इंक्रीज नहीं करा पा रहा है, तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम मेंशन कर रखे हैं। तो यहाँ पे साइड में मेंशन कर लेना, ड्यू टू इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड, मोलर मास विल इंक्रीज और उसी के आगे मेंशन कर लेना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। मोलर मास अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट वाला पार्ट बढ़ेगा, ऐसा हम लोग मेंशन करते हुए चल सकते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। ये कुछ एप्लीकेशंस है जिसको अपने को इन जनरल याद रखने हैं। एप्लीकेशंस और भी हैं, जैसे सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक एसोसिएशन वाला पार्ट है, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी इस तरह का पार्ट आता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट आता है, बट वो चीज़ हम लोग टाइम के साथ भी सीख सकते हैं। बट तुम लोगों को अभी एनसीईआरटी वाले, एनसीईआरटी नहीं, तुम्हारे बुकलेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो एप्लीकेशंस का पार्ट दे रखा है उनको एक बार रीड करना है बेसिकली, और उनको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त उन पार्ट को यूज करते हुए काम करना है। मतलब हम ऐसा नहीं बोल रहे कि उनको नोट कॉपी में नोट कर लो, बट उनको रीड करो, सॉल्व करो एक बार। बाकी टाइम के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तुमको खुद सेंस होता चला जाएगा कि अच्छा जब भी कभी बॉइलिंग पॉइंट पूछा, मेल्टिंग पॉइंट पूछा या स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा, और कभी भी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन अटैच्ड है, तो उधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस होगा। और जब भी कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस होगा तो एक्सेप्शंस तो आएगा ही आएगा, ऐसा मानते हुए चलना है। तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट याद रखने की एक आदत हो जाएगी। तो हम लोग को दिखा दे रहे हैं तुम लोगों को कि बुकलेट में हम लोगों को कहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली चीज को पढ़ना है। केमिकल बॉन्डिंग के पहले वाले पार्ट में जो हम लोग का सब्जेक्टिव वाला पार्ट है, उसमें बेसिकली तुम लोग ये चीज रीड करना है। सर स्क्रीन ब्लर आ रहा है और सर आवाज सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि इंटरनेट का दिक्कत होगा तुम्हारे यहाँ। इंटरनेट का दिक्कत मत रखा करो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक बार थ्योरी पढ़ करके देख लेना। इसमें कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वही कंडीशंस यहाँ पे पुट आउट कर रखा है। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर कुछ कुछ छोटे छोटे फैक्टर्स दे रखे हैं, ये स्ट्रेंथ वाला पार्ट तुम लोग को मेंशन कर दिया। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जैक्टली सेम ही ऑर्डर में दे रखा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और भी कुछ कुछ एग्जांपल्स है, जैसे क्लोरल मॉलिक्यूल है यहाँ पे जो चीज मेंशन कर रखे। तो ये मॉलिक्यूल अभी हम लोग डिस्कशन ही नहीं कर सकते, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लास 12 का ऑलमोस्ट सबसे लास्ट पार्ट है, तो अभी डिस्कशन करने का ज़्यादा कोई पॉइंट नहीं होगा। तो अभी के लिए बस पढ़ो ताकि एप्लीकेशन में इसको यूज़ कर पाओ। ये उसके जस्ट नीचे हम लोग का जो दे रखा है पर सल्फेट आयन वाला पार्ट, तो ये चीज़ हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ में डिस्कस कर सकते हो, वो भी पढ़ नहीं रखा है तो डिस्कशन करने का पॉइंट नहीं है। बट एक बार रीड करके देखो इस चीज़ को, ताकि तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ रहे कि हाँ ऐसा कुछ होता है। जब जब ये टॉपिक्स आएंगे तब तक तुमको पता चलता जाएगा कि अच्छा इस तरह की भी चीज़ें एग्जिस्ट करती होंगी, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ऐसा पढ़ा था तो ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे उस चीज़ को। फिर उसके बाद इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे रखा है, उसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें दे रखी हैं। और उसके बाद हम लोगों का एक ये टॉपिक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इस चीज़ को साथ ही साथ पढ़ते चले जाना, मतलब पूरे के पूरे पार्ट को यहाँ तक रीड कर लेना। तो जो एप्लीकेशंस का पार्ट है सफिशिएंटली यहाँ पे आराम से कवर हो जाएगा, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। जो भी एप्लीकेशंस है ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे कवर हो जाएगा। एक बार ये चीज़ कवर हो गया तो उसके बाद फिर क्वेश्चंस वाले पार्ट में आ सकते हैं हम लोग। और क्वेश्चंस में, अच्छा सब्जेक्टिव में तो तुम लोग को होमवर्क दिया ही नहीं है ना बहुत सारा। ओके, बुकलेट 2 में जो तुम लोग का केमिकल बॉन्डिंग का बुकलेट है, इसमें क्वेश्चन नंबर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कहाँ पे है, एक्सरसाइज 1 वाले पार्ट में अब सॉल्युबिलिटी वगैरह सबका सवाल है। सॉल्युबिलिटी वगैरह सब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ा करते हैं। मतलब केमिकल बॉन्डिंग 2 बेसिकली जब प्योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे तब उस टाइम पे हम लोग डिस्कस किया करते हैं। तो उस चीज़ को तो यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे, उसको होमवर्क नहीं दे रहा है।
हाँ ठीक है, एक्सरसाइज 1 वाले पार्ट में कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 17, नाइनटीन, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 32, 33, 35। ये सब जनरल केमिस्ट्री का सवाल है, मतलब जनरल, एकदम बिल्कुल जनरल केमिस्ट्री, सबसे शुरुआत के लेक्चर्स का सवाल है। फोर्टी वन, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 67, 62, 65, 105, 106, 116, 117, 118, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूरा ही सॉल्व करना है तुम लोगों को, 187 से लेके सब कुछ। 187 से लेके 187 से लेके
ये एनसीईआरटी में देखना, क्वेश्चन नंबर 202, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्ड इंट्रोड्यूस्ड बाय। नीट में इस तरह का सवाल पूछे जाते हैं और देख के मालूम पड़ रहा होगा बहुत सारे क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, बुकलेट में रीड करना, क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाना। टू 222 तक क्वेश्चन सॉल्व करना है, सारे के सारे क्वेश्चन बेसिकली सॉल्व करने हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। अब इसके बाद मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है, बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, फजांस रूल, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए, बैक बॉन्डिंग के लिए हम लोग को थोड़ा बहुत रेजोनेंस का आइडिया होना चाहिए। तो ठीक है, हम लोग उसको अभी के लिए होल्ड पे रखेंगे। अभी केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 के नाम से 4 से 5 लेक्चर्स होगा, बट उन 4-5 लेक्चर्स से पहले हम लोग रेजोनेंस वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे। मतलब बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट का हम लोग डिस्कशन शुरू कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेजोनेंस वाले पार्ट के डिस्कशन के बाद फिर हम लोग का जब जीओसी कंप्लीट हो जाएगा, आइसोमरिज्म कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये सब टॉपिक जो प्योर रटने वाले पार्ट हैं, इन सब टॉपिक के डिस्कशन से पहले हम लोग आराम से जो ये जनरल पार्ट्स हैं, अपने जनरल पार्ट्स का मतलब तुम्हारे बैक बॉन्डिंग का केस हो गया, ब्रिज बॉन्डिंग का केस हो गया, सिलिकेट्स हो गया, फजांस रूल के बाद फिर थर्मल स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, फिर एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, ये सब कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। इन सब टॉपिक्स का हम लोग डिस्कशन करेंगे। जितने क्वेश्चन तुम्हारे बुकलेट में आप छूटे हुए हैं वो इन सारे टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन है, मतलब केवल एक टॉपिक नहीं है, उन सारे टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन है। तो एक एक करके हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन देखते चले जाएंगे। मतलब बाकी क्वेश्चंस को देखना, हर जगह इधर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल, इन सब चीज़ों का कंपैरिजन होगा। तो वो जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे उन सब चीज़ों को हम लोग आराम से एक एक करके, जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रॉपरली शुरू कर रहे होंगे तब उस टाइम पे क्लास 12 के शुरू से हम लोग डिस्कशन करेंगे। उस टाइम पे डिस्कशन में तुम लोगों का केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज भी हो रहा होगा और आगे का टॉपिक भी चल रहा होगा। तो ये हम लोग का केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट था। ऑल्दो तुम लोगों का केमिकल बॉन्डिंग बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया, मतलब बहुत जल्दी तो नहीं, 17 लेक्चर तो उसमें भी लगा है, बट फिर भी मतलब जैसे इंजीनियरिंग में यही चीज़ 22 लेक्चर तक चल रहा है अभी तक, मतलब 18, 19, 20 लेक्चर, तो कि उन लोगों को थोड़ा बॉन्ड का स्ट्रक्चर, वैलेंस बॉन्ड में ऐसा ऑर्बिटल ओवरलैप होता है, वो बारी बारी चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती है, और उन लोगों को हम रेजोनेंस भी उसी में पढ़ा दिया। तो रेजोनेंस में 4 लेक्चर निकल गया, और नियर अबाउट 16, 17, 18 लेक्चर में हम लोग के 11th क्लास का जो केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट होता है वो चीज़ कंप्लीट हो जाता है। तो कुछ कुछ पोर्शन जो इसमें बाकी है, अभी इसके क्वेश्चंस ट्राई मत करना, ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं तुम लोगों को, लेकिन जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 पढ़ेंगे तब उसके बाद ही ट्राई कर सकते हैं। जब पढ़ाना शुरू करेंगे तो वापस इसी बुकलेट में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन सबको सॉल्व कराएंगे। बट अभी एक्सरसाइज 1 के अलावा एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस हैं जो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 2 के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सारे के सारे क्वेश्चंस में बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग पर डे 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ऐसा होमवर्क में देते जाएंगे, ताकि ये चीज़ प्रैक्टिस में चलता रहे। और उसके बाद तुम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों को आइसोमरिज्म पढ़ना है, जीओसी वाला पार्ट पढ़ना है। जीओसी वाला पार्ट हम लोग पहले शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ये सब टॉपिक्स का डिस्कशन शुरू करेंगे। उसके बाद हम लोग आइसोमरिज्म वाले पार्ट का शुरू कर लेंगे टॉपिक, एक एक करके हम लोग ये सब चीज़ें देखते चले जाएंगे। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ऑल्दो आज का टॉपिक थोड़ा बोरिंग टाइप का था, बट अगर कोई डाउट है तो बता सकते हैं। ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबका टॉपिक ऑनलाइन पढ़ने के लिए उतना है नहीं, उतना फिजिबल नहीं है, बट कोई और ऑप्शन नहीं है। नोट्स को भी ढंग से पढ़ना और एक बार क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। अगर कोई डाउट है तो बताओ किसी को भी, और अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए यहीं पे क्लास एंड करते हैं। हाँ बोलो, क्या बोल रहे? ऑफलाइन क्लास के बारे में भी बताइए। ऑफलाइन क्लास के बारे में शुरू कर दे क्या? ऑफलाइन क्लास आ जाओ, ऑफलाइन क्लास शुरू करा देते हैं। सब लोग आ गए हैं बोकारो? कौन कौन बोकारो आ गया है? वैसे कुछ लोग तो बोकारो के ही रहने वाले हैं। आदित्य तुम बोकारो का रहने वाला नहीं था। चलो एक बार हम ऑफिशियली कॉलिंग करवा लेंगे सब लोगों से, जो लोग बोकारो के रहने वाले हैं, अगर वो बोकारो में ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो शुरू करेंगे। और दूसरा, जो लोग बोकारो के बाहर के रहने वाले हैं, अगर वो बोकारो आ गए हैं तो देखते हैं, हम लोग शुरू कर ही देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन क्लास अब हर जगह शुरू हो रहा है तो हम लोग भी शुरू कर देंगे, ज़्यादा वेट करने का नहीं है। तो क्लास शुरू करने का एक बार कॉलिंग हम लोग करा लेंगे, फिर ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर देते हैं। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू।